हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल वीडियो अशोका। मैं हूं चंद्रेश पाठक और आज हम लोग यहां पे शुरू करेंगे अपना काइनेमैटिक्स। तो आज हमारा काइनेमैटिक्स का पहला लेक्चर होगा। इसके पहले जो बच्चे नए देख रहे हैं, जिन्होंने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि हमारा बेसिक मैथमेटिक्स, वेक्टर और यूनिट एंड डायमेंशन एरर्स, ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। ये सब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके आप सब वीडियो को देख सकते हो। तो 11th क्लास में इतने वीडियो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, इतने लेक्चर्स। तो आज हमारा काइनेमैटिक्स का पहला लेक्चर रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि काइनेमैटिक्स होता क्या है और बेसिकली हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है इसमें, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो सबसे पहले चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, और आप लोग कॉपी और पेन निकाल लो और नोट्स बनाना शुरू कर दो, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम देखते हैं काइनेमैटिक्स का क्या मतलब होता है। काइनेमैटिक्स का क्या मतलब होता है। अगर मैं काइनेमैटिक्स पूछूं तो इसका क्या मतलब होता है, आप लोग बताओ, क्या आप सोचते हो इसके बारे में। आप अपने माइंड में सोचो, फिर मैं जो बता रहा हूं उसको आप देखोगे कि आप सही सोच रहे हो या गलत सोच रहे हो, ठीक है ना। तो काइनेमैटिक्स क्या होता है, द स्टडी ऑफ motion or change in motion, the study of motion or change in motion without knowing its cause। अगर हम मोशन की स्टडी करें, हम किसी भी मोशन के बारे में पढ़ें कि कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड कितनी है, उसकी वेलोसिटी कितनी है, वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, उसका एक्सीलरेशन कितना है, ये सारी चीज़ें हम लोग निकालें तो इसको हम क्या बोलते हैं, काइनेमैटिक्स बोलते हैं, इन सब की स्टडी करने को। लेकिन हम उसका कॉज नहीं जानते हैं। हमें ये नहीं पता है कि अगर मोशन हो रहा है, किसी डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो क्यों मूव कर रहा है, क्यों वो ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में जा रहा है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मुड़ रहा है, किसी डायरेक्शन से अपने डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो वो कैसे चेंज कर रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे कॉज क्या है। ये सब जाने बिना हम सिर्फ अगर मोशन की स्टडी करें, सिर्फ जब वो मूव कर रहा है तो उसके मोशन की जितनी भी चीज़ें होती हैं, जैसे वेलोसिटी हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्टेंस हो गया, ये सारी चीज़ें अगर हम लोग कैलकुलेट करना सीखें तो इन सब चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, काइनेमैटिक्स बोलते हैं। काइनेमैटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट नोइंग इट्स कॉज, ठीक है ना। इसके कॉज के बिना जाने हम अगर मोशन की स्टडी करें तो उसी को हम क्या बोलते हैं, काइनेमैटिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो काइनेमैटिक्स सबसे पहले आप लिख लो कि काइनेमैटिक्स होता क्या है। और यहां पे हम क्या करते हैं, काइनेमैटिक्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, 1D काइनेमैटिक्स और क्या करते हैं हम 2D में पढ़ते हैं, 2D काइनेमैटिक्स। ये 3D में भी हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन 3D में आपको नहीं पढ़ना है, आपको 2D तक पढ़ना है, ठीक है। 2D में काइनेमैटिक्स हम 1D बोलने का क्या मतलब हुआ, 1D बोलने का मतलब हुआ कि एक लाइन के अलोंग, एक किसी लाइन के अलोंग अगर मोशन हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, 1D, उसको हम क्या बोलेंगे, 1D या 1 डायमेंशन जिसको बोलते हैं, सिर्फ एक डायमेंशन में मोशन हो रहा है। और 2D का क्या मतलब होता है, 2D का मतलब होता है कि किसी एक प्लेन में मोशन हो रहा है, ठीक है ना। जैसे आप अगर किसी प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली अगर आप थ्रो करते हो, किसी पत्थर को अगर आपने इमेजिन किया होगा कि अगर आप छत पे खड़े हो और छत से आपने किसी पत्थर को ऐसे फेंका तो पत्थर आपका सीधा नहीं जाता है, वो कैसे जाता है, ऐसे जाके फिर ऐसे नीचे की तरफ वो मूव करता है। तो वो क्या बनाता है, एक पैराबोलिक पाथ बनाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। या तो जैसे आपने देखा होगा, अगर ये मेरे पास इसका कैप है, अगर इस कैप को मैं ऐसे फेंकूं तो ये क्या करेगा, कुछ एंगल बनाते हुए, और ये इस टाइप का मोशन करेगा, कुछ कर्व्ड मोशन करेगा ये, ठीक है ना। ये सीधी डायरेक्शन में नहीं जाएगा अगर मैं कैप को फेंकूंगा तो इस मोशन को हम क्या बोलते हैं,
2D मोशन बोलते हैं, क्योंकि ये मोशन हमारा एक प्लेन में हो रहा है। एक प्लेन में जो मोशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, 2D मोशन। तो उसका स्टडी हम किस में करेंगे, 2D काइनेमेटिक्स में करेंगे। और आज हमारा जो टॉपिक चलेगा वो हमारा किससे रिलेटेड रहेगा, 1D काइनेमेटिक्स से, ठीक है ना। तो 1D का मतलब हुआ एक सीधी लाइन के अलॉन्ग अगर मोशन हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, 1D मोशन बोलेंगे। समझ आया आपको? तो इसको आप फटाफट नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो लिख लिया होगा आप लोगों ने, अब मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है। अब हम लोग अपना प्रॉपर काइनेमेटिक्स स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेस्ट और मोशन क्या होता है। अगर मैं बात करूं रेस्ट की या मोशन की बात करूं तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेस्ट क्या होता है। आप लोग अपने दिमाग में सोचो, अगर मैं बोल रहा हूं रेस्ट तो रेस्ट का क्या मतलब होता है। रेस्ट का क्या मतलब होता है बताओ आप। रेस्ट से आप क्या समझते हो, आप अपने दिमाग में सोचो, फिर मैं बताता हूं आपको। रेस्ट का मतलब ये होता है कि अगर हम मेरे हाथ में जैसे ये मार्कर है, ठीक है, और मैं इस पॉइंट पे, मैं मान लो कोई मेरा रेफरेंस पॉइंट है जिसको मैं ये पॉइंट मान रहा हूं, जहां पे ये मेरी उंगली है उसको मैं रेफरेंस पॉइंट मान रहा हूं। तो अगर ये मेरा मार्कर इस मेरे रेफरेंस पॉइंट के कंपैरिजन में अगर ये मूव नहीं कर रहा है, किसी भी डायरेक्शन में इसका मोशन नहीं हो रहा है, ये यहीं पे टिका हुआ है, इसका पोजीशन वेक्टर अगर हम इस रेफरेंस पॉइंट से देखें तो वो अगर चेंज नहीं हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, हमारा ये मार्कर जो है इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, जो हमारा ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये मार्कर हमारा रेस्ट में है, उसको हम रेस्ट में बोलेंगे, ठीक है। और मोशन हम क्या बोलेंगे, अगर हमारा ये रेफरेंस पॉइंट हो गया, इसको हमने मान लिया कि ये हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया, जिसको हमने बोल दिया कि ओरिजिन है ये। अब अगर हमारा मार्कर ऐसे ऐसे मूव करे किसी भी डायरेक्शन में, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे आया, किसी भी डायरेक्शन में अगर ये मूव कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा मार्कर क्या है, मोशन की स्टेट में है। इसकी स्टेट क्या है, मोशन की स्टेट है। तो मोशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, हम अपने रेफरेंस पॉइंट को ओरिजिन मान लेते हैं और ऑब्जेक्ट जहां हमारा है उससे हम एक पोजीशन वेक्टर उसका बना देते हैं। ओरिजिन से ऑब्जेक्ट को मिला के जब एक लाइन आप बनाओगे तो ये क्या हो जाएगा, उसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, जो कि मैंने आपको वेक्टर में पढ़ाया हुआ था। तो वहां पे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि पोजीशन वेक्टर मैंने आपको क्यों पढ़ाया था। इसी के लिए मैंने पढ़ाया था कि आपको पता लगे कि पोजीशन वेक्टर होता क्या है। तो अगर रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन वेक्टर अगर चेंज कर रहा है, जैसे मैं इसको अगर किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं तो ये अगर उसका पोजीशन वेक्टर चेंज कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में है। लेकिन आप इतना बात ध्यान में रखना, रेस्ट और मोशन डिफाइन करने के पहले आपको एक रेफरेंस पॉइंट लेना जरूरी है। रेस्ट और मोशन आप तभी डिफाइन कर सकते हो जब आप अपना रेफरेंस पॉइंट बताओ, आप अपना रेफरेंस बताओ कि आप कहां से रेस्ट या मोशन डिफाइन कर रहे हो। जैसे मैंने रेस्ट को डिफाइन किया तो मैंने इस पॉइंट को ओरिजिन मान के इसको अपना रेफरेंस पॉइंट बोला था, तो इसको मैंने बोला था ये रेस्ट में है। और जब मैं मोशन की स्टडी कर रहा हूं तो मैंने इसी को रेफरेंस पॉइंट मान के इसके पोजीशन वेक्टर को मैंने देखा था ये चेंज कर रहा है, तो मैंने बोल दिया ये मोशन में है। तो सबसे पहले आपको अपना रेफरेंस पॉइंट डिसाइड करना है, उसके बाद आपको देखना है कि उसका पोजीशन वेक्टर चेंज हो रहा है या नहीं चेंज हो रहा है। अगर उसका पोजीशन वेक्टर चेंज हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोशन। और अगर उसका पोजीशन वेक्टर चेंज नहीं हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेस्ट बोलेंगे। तो रेस्ट और मोशन डिफाइन करने के पहले सबसे पहले आपको अपना रेफरेंस पॉइंट डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तभी आप बोल सकते हो कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है, ठीक है। तो चलो अब हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी। रेस्ट की डेफिनेशन क्या होती है, इफ एन ऑब्जेक्ट does not change, if an object does not change its position vector, if an object
इस तरीके से आप लिखो, ज़्यादा क्लियर रहेगा। ऑब्जेक्ट इस तरीके से आप लिखो, इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट is not changing with respect to इसको with respect to आप पढ़ोगे, with respect to a reference point, with respect to a reference point, then the object is called in state of rest with respect to that reference point। ठीक है ना। वो क्या है, अगर किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन वेक्टर टाइम के साथ चेंज नहीं करता, इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट विद टाइम, विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट विद टाइम भी यहां पे आप कर लेना, विद टाइम के साथ अगर ये चेंज नहीं करता है विद टाइम, then the object is called in state of rest with respect to that reference point। ठीक है ना। तो इसको आप कैसे डिफाइन करोगे, ये आपका एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये आपका एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये हमारा क्या है, इसको हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। ये क्या हो गया हमारा रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, ये हो गया रेफरेंस पॉइंट। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ओरिजिन को अगर आप ऑब्जेक्ट से मिला दो और उसकी डायरेक्शन में एक एरो बना दो, तो इसी को तो हम बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं हम, पोजीशन वेक्टर। ठीक है ना, यही मैंने आपको वेक्टर में भी बताया था। तो क्या हुआ, इफ पोजीशन वेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग with respect to a reference point with time, then it is called in a state of rest with respect to that point। इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये रेस्ट पे है, इसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में आप बोलोगे कि ये रेस्ट पे है। अगर मैं कोई दूसरा पॉइंट दे दूं और इसको अगर आपने रेफरेंस नहीं माना है तो इसके रेस्पेक्ट में ये रेस्ट पे है या मोशन में है, ये आप डिफाइन नहीं कर सकते। जिसको आपने रेफरेंस माना है उसी के रेस्पेक्ट में आप देखोगे, अगर पोजीशन वेक्टर नहीं चेंज हो रहा है तो उस रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में वो रेस्ट में होगा। समझ आया आपको। तो इसके लिए पहले आपको रेफरेंस पॉइंट डिफाइन करना जरूरी है। ठीक है, तो फटाफट आप रेस्ट लिख लो, फिर उसके बाद मैं आपको मोशन बताता हूं। चलो लिख लिया होगा आपने। अब मैं बताता हूं आपको मोशन क्या होता है। रेस्ट के बाद हमारा आता है मोशन। मोशन में क्या होता है, इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। ठीक है ना, इसमें मोशन में क्या होता है, इफ पोजीशन वेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, if position vector of an object is changing with respect to a reference point, with respect to a reference point, with respect to a reference point with time, then
द ऑब्जेक्ट, then the object is called in the state of motion, in the state of motion with respect to that reference point, with respect to that reference point. समझ आया आपको? If position vector of an object is changing with respect to a reference point with time, then the object is called in the state of motion with respect to that reference point. ठीक है ना? इसको हम क्या बोलते हैं? मोशन बोलते हैं. तो यहां पे अगर मैं ये अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाऊं, ये मेरा ओरिजिन है, इसको मैंने क्या बोल दिया? रेफरेंस पॉइंट बोल दिया. इसको मैंने रेफरेंस पॉइंट, ठीक है. और इसको मैंने यहां पे एक ऑब्जेक्ट दिखा दिया, ये इसका पोजीशन वेक्टर है r1. कुछ टाइम के बाद ये ऑब्जेक्ट मूव करके यहां पे पहुंच गया. अब इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो गया? r2 हो गया. अब ये r2 वेक्टर पे पहुंच गया. तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्टेट ऑफ मोशन. ये हमारा क्या था? ऑब्जेक्ट था, ठीक है. और ये यहां से मूव करके यहां पहुंच गया. तो इसका पोजीशन वेक्टर देखिए टाइम के साथ क्या हो गया? चेंज हो गया इसका पोजीशन वेक्टर. तो हम इसको क्या बोलेंगे? ये मोशन में है, लेकिन हम किसके रेस्पेक्ट में बोलेंगे? इस रेस्पेक्ट में बोलेंगे, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में बोलेंगे, इस पर्टिकुलर पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये मोशन में है. ठीक है ना? अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट के रेस्पेक्ट में बोलते हैं? देखो आप इस तरीके से समझो, जैसे मेरा ये रेफरेंस पॉइंट है. अब क्या हुआ? इस रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये अभी रेस्ट में है, लेकिन अगर मैं अपना रेफरेंस पॉइंट मूव कराने लगूं, अगर मैं इस रेफरेंस पॉइंट को मूव कराने लगा, रेफरेंस पॉइंट मेरा चेंज होने लगा. तो अगर मेरा रेफरेंस पॉइंट चेंज होने लगा तो इसका पोजीशन वेक्टर चेंज होने लगेगा. अब अगर पोजीशन वेक्टर चेंज होने लगा तो हम क्या बोलेंगे? ये ऑब्जेक्ट मेरा अब मोशन में आ गया, क्योंकि इसका पोजीशन वेक्टर रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है. ठीक है ना? तो अगर मेरा रेफरेंस पॉइंट भी अगर मूव कर रहा है तब भी मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में आ जाएगा. लेकिन अगर एक कंडीशन आप ये इमेजिन करो, ये आपका रेफरेंस पॉइंट है और ये आपका ऑब्जेक्ट है. अब क्या है? दोनों मूव कर रहे हैं, दोनों ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. अब बताओ इस कंडीशन में क्या हो रहा है? दोनों अगर ऐसे मूव कर रहे हैं या तो फिर ऐसे मूव कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में ऐसे जा रहे हैं, दोनों साथ साथ जा रहे हैं. तो दोनों अगर साथ साथ जाएंगे तो इनका पोजीशन वेक्टर चेंज नहीं हो रहा है. पोजीशन वेक्टर अगर चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब इस रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये रेस्ट पे है. लेकिन एक्चुअल में क्या ये रेस्ट पे है? रेस्ट पे नहीं है. मेरे रेस्पेक्ट में ये मूव कर रहा है, मैं यहां से इसको देख रहा हूं तो एक बार ये यहां था, अब एक बार यहां चला गया. मेरे रेस्पेक्ट में ये मूव कर रहा है, ये मोशन में है. लेकिन मेरे रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये क्या है? रेस्ट पे है. इसी तरीके से आप इमेजिन कर रहे होगे, जब आप किसी कार में बैठ के जा रहे हो, आपकी कार जा रही है आगे की डायरेक्शन में और साथ में कोई दूसरा बंदा अपनी कार लेके आ गया, तो वो दोनों अगर आप लोग सेम स्पीड से मूव कर रहे हो, सेम स्पीड से अगर आगे की डायरेक्शन में जा रहे हो, तो अगर आप एक दूसरे को देखोगे तो आपको लगेगा एक दूसरे के रेस्पेक्ट में आप लोग किस में हो? रेस्ट की कंडीशन में हो. आप लोग क्या हो? रेस्ट में हो. लेकिन अगर वहीं पे सपोज अगर वहां पे कोई बच्चा खड़ा है, सपोज नंदू खड़ा है, नंदू देखेगा तो नंदू को क्या लगेगा कि दोनों जो है वो मूव कर रहे हैं. ठीक है ना? नंदू को क्या लगेगा कि ये आदमी भी मूव कर रहा है और इस कार में बैठा हुआ आदमी भी मूव कर रहा है, दोनों के दोनों मोशन में है. तो रेस्ट और मोशन कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होता है. अगर मैं बोलूं एब्सोल्यूट रेस्ट, तो उस एब्सोल्यूट रेस्ट नाम की कोई भी चीज नहीं होती है.
मेरा स्टेटमेंट गलत है अगर मैं एब्सोल्यूट रेस्ट की बात करता हूं। अगर मैं बोल दूं कोई ऑब्जेक्ट एब्सोल्यूट रेस्ट में है तो ये मेरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। एब्सोल्यूट रेस्ट नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। कोई भी ऑब्जेक्ट किसी के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे हो सकता है और वही ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में मोशन में हो सकता है। तो एब्सोल्यूट रेस्ट का कोई मतलब नहीं होता है। इसी तरीके से अगर मैं बोल दूं एब्सोल्यूट मोशन, तो एब्सोल्यूट मोशन बोलने का भी कोई भी मतलब नहीं होता है। एब्सोल्यूट मोशन का मतलब ये हो गया कि वो सभी के रिस्पेक्ट में मोशन में है। क्या कभी ऐसा हो सकता है अगर ये मूव कर रहा है इसी के साथ में मैं भी मूव करना शुरू कर दूं तो मेरे रिस्पेक्ट में ये रेस्ट में आ जाएगा? तो एब्सोल्यूट मोशन नाम की भी कोई चीज नहीं होती है, ठीक है ना। तो इसको आप पहले फटाफट लिख लो, फिर मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, बहुत ही अच्छी कहानी है, उसको सुन के आपको एक क्वेश्चन का आंसर करना है, ठीक है ना। तो इसको आप लिख लो पहले। चलो लिख लिया होगा आपने। अब मैं रब कर रहा हूं। तो अब जैसे मैंने अपना एग्जाम्पल बताया था आपको, वो एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, ठीक है ना, कि दो कार चल रही हैं, दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे हैं, लेकिन एक तीसरा बंदा उसको देख रहा है, नंदू उसको देख रहा है, तो नंदू को क्या लग रहा है दोनों चल रहे हैं, ठीक है, तो दोनों मोशन में आ गए। तो क्या होता है एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन नाम की कोई चीज नहीं होती है। तो यहां पे आप इसको नोट बना के लिख लो, देयर इज नो मीनिंग, देयर इज नो मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट रेस्ट एंड एब्सोल्यूट मोशन। यहां पे एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन का कोई मतलब नहीं है। किसी को भी हम नहीं बोल सकते कि वो एब्सोल्यूट रेस्ट में है और किसी को भी हम ये नहीं बोल सकते कि वो एब्सोल्यूट मोशन में है, ठीक है ना। ये बोलना गलत होगा। अगर कहीं ऐसा स्टेटमेंट आता है तो आप उसको गलत स्टेटमेंट बोलोगे, ठीक है, समझ आ गया। इसको आप नोट डाउन कर लो, फिर मैं अपनी कहानी आपको सुनाता हूं। चलो कर लिया होगा आपने। तो चलो देखो क्या कहानी है। गैलीलियो नाम के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम आपने सुना होगा। गैलीलियो बहुत फेमस साइंटिस्ट है ना। तो गैलीलियो के टाइम में क्या हुआ कि लोग ऐसा मानते थे, चर्च के जो पादरी थे और लोग जो थे, पादरी जो होते हैं जो फॉरेन में आप देखोगे और दूसरे देशों में, उनको क्या वो पूजा पाठ करवाते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ पे पंडित जी लोग होते हैं ना, पूजा पाठ मंदिरों में करते हैं, वैसे वो चर्च में पादरी होते हैं, ठीक है। तो वो लोग क्या मानते थे कि जो अर्थ है, सन जो है वो अर्थ के रिस्पेक्ट में घूम रहा है, ठीक है ना। सन जो है वो अर्थ के रिस्पेक्ट में चक्कर लगाता है अर्थ का, या अर्थ के अराउंड वो घूमता है। पादरी लोग ऐसा मानते थे, ठीक है ना। जो चर्च के पादरी थे वो ऐसा मानते थे, और यही बात कंट्रीमैन भी, जो सारे लोग थे वो भी लोग यही मानते थे कि जो अर्थ है उसके अराउंड सन चक्कर लगाता है, ठीक है ना। लेकिन गैलीलियो पहले साइंटिस्ट थे, उन्हीं के टाइम में उन्होंने आके क्या बोला कि जो अर्थ है वो एक्चुअल में सन के अराउंड चक्कर लगाता है, सन अर्थ के अराउंड चक्कर नहीं लगाता है, ठीक है ना। गैलीलियो ने क्या बोला कि अर्थ जो है वो चक्कर लगाती है सन के अराउंड, और सन जो है वो स्टेशनरी रहता है, वो चक्कर नहीं लगाता है। तो इसी के कारण क्या किया गया, गैलीलियो को फांसी दे दी गई, इसी वजह से कि तुम मिसकॉन्सेप्शन फैला रहे हो सभी लोगों के बीच में। तुम बोल रहे हो कि जो है सन नहीं मूव करता है, अर्थ मूव करती है, और हम लोग देखते हैं रोज सन इधर से उधर मूव करता है, दिन रात इसी तरीके से होता है ना। तो पादरी लोगों ने उनको क्या कर दिया, फांसी पे चढ़ा दिया गैलीलियो को। तो आपके सामने ये क्वेश्चन है कि बताओ दोनों में से गलत कौन था। पादरी लोग गलत थे, कंट्रीमैन जो मानते थे कि अर्थ के रेस्पेक्ट में सन मूव कर रहा है वो लोग गलत थे, या गैलीलियो गलत था जो ये बोला था कि अर्थ के रेस्पेक्ट, सन के रेस्पेक्ट में अर्थ जो है उसके अराउंड रिवॉल्व करता है सन के रेस्पेक्ट में। इनमें सही कौन था और गलत कौन था, क्वेश्चन आपका ये है। तो आप लोग सोचो और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखो वीडियो को पॉज करके, ठीक है, फिर मैं आपको आंसर बताता हूं। चलो लिख लिया होगा आप लोगों ने अपना आंसर, ठीक है। तो देखो इसमें हुआ क्या, दोनों के दोनों सही थे, ना तो गैलीलियो गलत थे
ना तो कंट्रीमैन गलत थे, कंट्रीमैन भी सही बोल रहे थे और गैलीलियो भी सही बोल रहे थे। जब गैलीलियो बात कर रहे थे तो गैलीलियो ने अपनी बात जो कही वो सन के रेस्पेक्ट में बोली, वो सन पे मान रहे थे कि सन को अपना रेफरेंस पॉइंट मान रहे थे, और उसके बाद उन्होंने बोला कि अर्थ जो है उसके अराउंड रिवॉल्व करता है। तो गैलीलियो बिल्कुल सही थे। अगर आपका रेफरेंस पॉइंट सन है तो सन के अराउंड अर्थ आपका रिवॉल्व करेगा ही करेगा, ठीक है ना, तभी तो दिन रात और डिफरेंट सीजन्स ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। लेकिन कंट्रीमैन भी सही थे, कंट्रीमैन या पादरी लोग जो बोलते थे कि सन अर्थ के रेस्पेक्ट में सन चक्कर लगा रहा है, वो किसके रेस्पेक्ट में बोलते थे, अर्थ के रेस्पेक्ट में बोलते थे, ठीक है ना। अर्थ के रेस्पेक्ट में वो बता रहे थे कि सन जो है वो चक्कर लगाता है। तो एग्जैक्टली अगर आप अर्थ पे खड़े हो तो आपको दिखता होगा कि सन आपका मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह। तो दोनों में से कोई भी गलत नहीं था, दोनों के दोनों सही थे, ठीक है ना। और इसी वजह से क्या कर दिया गया, गैलीलियो को फांसी दे दी गई। और बाद में फिर पता लगा कि गैलीलियो सही थे अपनी जगह पे, उन्होंने सही चीज बताए थे। एक्चुअल में अगर देखें तो अगर हम सन को रेफरेंस पॉइंट माने तो अर्थ हमारा उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा होता है, ठीक है ना। तो ये आपकी छोटी सी कहानी थी जिससे आप इस कहानी का मतलब समझ सकते हो कि रेस्ट और मोशन रेफरेंस पॉइंट पे कितना ज्यादा डिपेंड करता है ना। अगर आपका रेफरेंस पॉइंट नहीं डिफाइन है तो आप रेस्ट और मोशन बता ही नहीं सकते हो, ठीक है ना। तो आपको अपना रेफरेंस पॉइंट डिफाइन करना ही पड़ेगा। तो इसको आप लिख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो लिख लिया होगा। अब हम लोग देखते हैं पोजीशन क्या होता है। पोजीशन, इसको हम वेक्टर फॉर्म में भी डिफाइन करते हैं, और अगर हम 1D में देखें तो ओरिजिन से हम देखते हैं कि उसकी डिस्टेंस क्या है। पोजीशन, पोजीशन वेक्टर की अगर हम बात करें, पोजीशन वेक्टर हम समझ लेते हैं। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, द vector along the line joining, the vector along the line joining the reference point, line joining the reference point and the object is called position vector, vector of the object, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अगर ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, ये हमारा ओरिजिन अगर वो हो गया, ओ हो गया, तो यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट है, तो अगर हम इसको ज्वाइन कर दें, ऑब्जेक्ट को हम ज्वाइन कर दें, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है और इसकी डायरेक्शन में हम एक वेक्टर ले लें, तो ये आर वेक्टर जो होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। ये आर वेक्टर ही हमारा क्या है, पोजीशन वेक्टर है। समझ आया आपको? तो इस तरीके से हम पोजीशन वेक्टर को डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं पोजीशन क्या होता है। अगर हम 1D की बात करें, 1D की बात करें तो पोजीशन क्या होता है ये हम देखते हैं, ठीक है। इसको मैं अब रब कर रहा हूं, अब मैं आपको बताऊंगा पोजीशन क्या होता है। सिंपल सी अभी डेफिनेशन है, अभी आपको बहुत टफ चीजें नहीं आएंगी, धीरे धीरे जब आप इसमें एंटर करोगे ना तब आपको थोड़ा लेवल की चीजें आएंगी, फिर आपको बढ़िया से ध्यान से समझना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम अगर पोजीशन की बात करें 1D के लिए मैं आपको बता रहा हूं, 1D जब एक लाइन में हम देखेंगे, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट। तो पोजीशन क्या होता है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट यहां पे है तो इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है, इसको अगर मैं बोल दूं x, तो x क्या होगा यहां पे, पोजीशन। x क्या होगा इसका, पोजीशन, ठीक है। ये हमारा पोजीशन होता है, ठीक है ना। द डिस्टेंस या आप बोल सकते हो द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट
फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट, द मिनिमम डिस्टेंस, इसको मैंने मिनिमम लिखा है, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट इज कॉल्ड इट्स पोजीशन, इज कॉल्ड इट्स पोजीशन। ये क्या होता है, इसका पोजीशन होता है। ठीक है, तो इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो, ये आपका पोजीशन हो गया। ठीक है, चलो लिख लिया होगा आपने। अब मैं बताता हूं आपको डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अगर हम वेक्टर के फॉर्म में अगर इसको लिखें तो वेक्टर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल, अगर आप वेक्टर के फॉर्म में लिखोगे तो क्या बोलोगे, द डिफरेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन वेक्टर एंड इनिशियल पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, फाइनल पोजीशन वेक्टर में से अगर आप इनिशियल पोजीशन वेक्टर को माइनस कर दो तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं। तो पहले आप यहां पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डेफिनेशन लिख लो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोग डिस्प्लेसमेंट देखेंगे 1D के केस में। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, द डिफरेंस ऑफ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन वेक्टर, the difference of initial and final position vector is called displacement vector, displacement vector। ठीक है, अगर वेक्टर के फॉर्म में आप लेते हो तो जैसे ये मैं आपको बता दूं, ये आपका इनिशियल पोजीशन था मान लो किसी ऑब्जेक्ट का r1 वेक्टर, ठीक है, और अब फाइनल पोजीशन कुछ ये हो गई, यहां पे ये चला गया r2 वेक्टर। ठीक है, तो अगर हम ये वाला वेक्टर लें, इसके अलोंग अगर हम वेक्टर लें तो ये वाला वेक्टर हमारा क्या मिलेगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, इसको हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं। तो इसमें अगर आपको लिखना हुआ तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना मिलेगा, इसको मान लो मैं बोल देता हूं डेल्टा आर वेक्टर। अगर मैंने इसको डेल्टा आर वेक्टर बोल दिया तो डेल्टा आर वेक्टर कितना मिलता है, मैंने आपको बताया है, अगर इस डायरेक्शन में एरो है तो आप इसमें से इसको घटाओगे तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर कितना मिलेगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, जहां पे R2 क्या है, इसको आप इनिशियल और फाइनल के रूप में भी लिख सकते हो, के फॉर्म में भी लिख सकते हो। इनिशियल R1 को आप RI कर सकते हो और R2 को आप क्या बोल सकते हो, RF। ठीक है, RI का मतलब हो गया R इनिशियल और RF का मतलब हो गया R फाइनल। ठीक है, तो उसके फॉर्म में भी आप लिख सकते हो। तो ये हमारा इनिशियल पॉइंट है और ये हमारा फाइनल पॉइंट है। समझ आ गया, तो इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको डिस्प्लेसमेंट बताता हूं 1D के केस में क्या होता है। चलो नोट कर लिया होगा आपने, अब मैं रब कर रहा हूं इसको। अब हम देखते हैं हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है 1D मोशन के फॉर्म में। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, the minimum distance between initial and final position
इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये आपका 1D के लिए भी सही है, 2D के लिए भी सही है, 3D के लिए भी सही है, किसी के लिए भी आप इसको लगा सकते हो। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस होता है, मिनिमम डिस्टेंस जो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। जैसे कोई ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे है, मान लो ये A1 पे था पहले, अब ये मूव करके कहाँ चला गया? A2 पे चला गया। मान लो ये इस पाथ से मूव करके ऐसे गया है A2 पे, ठीक है। तो अगर हमें इसका डिस्प्लेसमेंट देखना है, तो इनिशियल और फाइनल के बीच का जो ये डिस्टेंस आएगा, मिनिमम डिस्टेंस, इसको हम क्या बोलेंगे? डेल्टा आर। इसी को हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। डेल्टा आर क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम देखते हैं डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस, डिस्टेंस की अगर हम बात करें, इसको आप कैपिटल डी कर लो। डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो वो क्या होता है? द लेंथ ऑफ पाथ, द लेंथ ऑफ पाथ at which the object is moving. The length of path at which the object is moving is called distance covered by that object। जिस पाथ पे ऑब्जेक्ट हमारा मूव कर रहा है, अगर उसकी मैं पाथ लेंथ निकाल लूं तो वही क्या होता है? उसकी डिस्टेंस कवर्ड बोली जाती है। मान लो ऑब्जेक्ट हमारा कुछ इस पाथ पे ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, ये यहां आ गया यहां से मूव करते हुए, तो अगर मैं ये पूरी डिस्टेंस निकालूं, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक, तो ये पूरी डिस्टेंस अगर मैं निकालूं तो ये क्या होगा? इसका डिस्टेंस होगा। अगर मैं पूरी इसकी पाथ लेंथ निकाल लूं तो ये क्या होगा? इसका डिस्टेंस कवर्ड होगा। और अगर मैं इसको और इसको ज्वाइन कर दूं, इसको और इसको ज्वाइन कर दूं और ये वाली लेंथ निकाल लूं, ये वाली लेंथ निकाल लूं, तो ये क्या होगी? इसकी डिस्प्लेसमेंट होगा इसका। ये क्या होगा? इसका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और ये क्या होगी? इसकी डिस्टेंस होगी। समझ आया आपको? तो इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर हम इस पे एक दो क्वेश्चन देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस आप कैसे फाइंड आउट करोगे। चलो, कर लिया होगा। अब मैं रब कर रहा हूं इसको। अब देखो, हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। ये एक पॉइंट ए था जिसपे मान लो क्या था? नंदू खड़ा था आपका, ठीक है ना। नंदू इस पॉइंट ए पे खड़ा था, ठीक है। ये पॉइंट ए किसी सरफेस पे है, नंदू यहाँ पे खड़ा था। नंदू क्या किया? ईस्ट की डायरेक्शन में, ईस्ट की डायरेक्शन में, अगर मैं डायरेक्शन आपको बताऊं तो ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ और ये होता है साउथ, ठीक है। ये ईस्ट की डायरेक्शन में नंदू जो है पॉइंट ए से स्टार्ट करके ईस्ट की डायरेक्शन में मान लो चला 500 मीटर, ठीक है। 500 मीटर ये ईस्ट की डायरेक्शन में चला, ठीक है। फिर इसने क्या किया? लेफ्ट टर्न ले लिया। लेफ्ट टर्न लेके ये कहां तक चला? 100 मीटर तक चला, ठीक है। 100 मीटर तक ये लेफ्ट टर्न लेके चला। फिर इसने क्या किया? 45 डिग्री इससे बनाते हुए, 45 डिग्री एंगल बनाते हुए ये कितना चला? 100√2 मीटर चला, ठीक है।
चलो पहले ये ज़्यादा टफ हो जाएगा आपके लिए, पहले सिंपल देखते हैं फिर हम लोग टफ भी देखेंगे। ये 100 मीटर चला, फिर इसने क्या किया, राइट टर्न ले लिया यहाँ से, राइट टर्न लेके फिर ये कितना चला, 100 मीटर और चला। ठीक है, आपको बताना है जब नंदू पॉइंट बी पे पहुंच गया, नंदू स्टार्ट किया था पॉइंट ए से और पहुंच गया पॉइंट बी पे, तो आपको बताना है नंदू का डिस्प्लेसमेंट क्या है और नंदू की डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया और उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है। ठीक है ना, ये है मिस्टर नंदू। ठीक है, मैं इनको एन से दिखा रहा हूं, या तो आप इनका नाम लिख लो नंदू। ठीक है, नंदू यहां से यहां पे पहुंच गया, तो नंदू का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ और इन्होंने कितनी डिस्टेंस कवर करी, ये आपको बताना है। ठीक है, फटाफट सॉल्व करो। चलो कर लिया होगा, अब मैं इसको बताता हूं आपको। तो देखो नंदू यहां से 500 मीटर इधर चला, 100 मीटर इधर चला और 100 मीटर इधर चला, तो टोटल पाथ लेंथ अगर निकाल लो तो वही तो होती है डिस्टेंस। डिस्टेंस अगर आप निकालोगे तो पाथ लेंथ अगर आप निकालोगे वही तो होती है डिस्टेंस। ठीक है ना, तो डिस्टेंस अगर आप निकालो तो कितनी आएगी बताओ, 500 प्लस 100 प्लस 100, यही तो आएगी, तो 700 मीटर। ये नंदू का डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ गया, नंदू ने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करी। अब हमें बताना है नंदू का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ नंदू का। ठीक है, तो अब बताओ आप डिस्प्लेसमेंट आप कैसे निकालोगे, डिस्प्लेसमेंट आप कैसे निकालोगे बताओ। अब अगर नंदू के ए पॉइंट से मैं बी पॉइंट को ज्वाइन कर दूं तो मुझे नंदू का डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। यहां से यहां तक की अगर मैं डिस्टेंस निकाल लूं तो यही तो मिनिमम डिस्टेंस होगी यहां से यहां तक के। तो मैं क्या करूंगा, यहां से अब एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। ठीक है, ये भी परपेंडिकुलर होगा मेरा, तो ये 90 डिग्री है, ये 500 मीटर है, तो ये कितना होगा 100 मीटर होगा यहां तक की डिस्टेंस। ठीक है, और यहां तक ये 500 मीटर है, समझ आया, इतनी होगी। और इसकी डिस्टेंस मैं देखूं तो ये होगी 100 मीटर, यही तो होगी 100 मीटर डिस्टेंस होगी। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं, अगर ये बड़े वाले ट्रायंगल में हम देखें, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, तो इसमें अगर हम देखें तो हम क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर, अगर हमें ये क्या है हमारा हाइपोटेनस है और ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो हम क्या करेंगे बेस का स्क्वायर 600 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर, तो कितना मिलेगा बताओ। 100 स्क्वायर इसमें से आप कॉमन ले लोगे तो कितना मिल जाएगा आपको बताओ। 100 स्क्वायर अगर आप कॉमन लेते हो तो ये कितना मिलेगा 3600, ये 36 क्रॉस 10 पावर 4 मिलेगा, प्लस यहाँ पे कितना मिलेगा 10 पावर 4, यही तो मिलेगा। 100 स्क्वायर है तो 10 पावर 4 मिलेगा, यहाँ से मैंने कर दिया 36 इंटू 10 पावर 4। अब मैं यहाँ से अगर वैल्यू निकालूं तब बताओ क्या आएगा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अगर मैं निकालूं तो कितना आएगा बताओ। 10 पावर 4 को आप बाहर निकाल लो तो 10 पावर 2 आपका बाहर आ जाएगा, रूट अंडर कितना बचेगा 36 प्लस 1, तो कितना मिल गया आपको 100 रूट 37 मीटर, ये आ गया नंदू का डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो। चलो कर लिया होगा आपने, अब मैं इसको रब कर रहा हूं। अब इस पे हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा ठीक ठाक सा क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, इसमें भी आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ही निकालना है। ठीक है, यहां पे रेशमा खड़ी है। ठीक है, रेशमा कहां पे खड़ी थी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ना, इसलिए एक बार नंदू तो दूसरी बार में रेशमा। ठीक है, ये रेशमा यहाँ पे खड़ी है। ठीक है, और यहाँ से ये चलती है ईस्ट डायरेक्शन में, रेशमा ईस्ट डायरेक्शन में चलती है कितना, मान लो 200 मीटर, 200 मीटर चलती है। ठीक है, फिर ये क्या करती है लेफ्ट टर्न लेती है और कितना चलती है 100 मीटर मान लो।
ठीक है, 100 मीटर चलती है रेशमा, ठीक है। फिर रेशमा क्या करती है, इस वाले लाइन से 37 डिग्री बनाने वाली 37 डिग्री बनाने वाली लाइन के अलोंग कितना चलती है, मान लो 100 मीटर चलती है यहाँ पे भी, ठीक है। तो आपको बताना है रेशमा का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ और रेशमा ने कितनी डिस्टेंस कवर करे, ठीक है ना। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय रेशमा, ठीक है। रेशमा ने कितनी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इसकी कितनी हुई ये आपको बताना है, ठीक है। मेरा डायग्राम थोड़ा पुअर बनता है तो आप लोग इसको माइंड मत करना, है ना, ठीक है। तो चलो फटाफट आप लोग बताओ सॉल्यूशन इसका, मैं बताता हूं आपको। चलो कर लिया होगा आपने ट्राई। अब देखो मैं बताता हूं, सबसे पहले डिस्टेंस अगर आपको निकालनी है तो डिस्टेंस तो आप इजीली निकाल सकते हो, क्या आएगी 200 मीटर प्लस 100 मीटर प्लस 100 मीटर, 200 प्लस 100 प्लस 100 कितनी आ गई डिस्टेंस, 400 मीटर, ठीक है। अब आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा बताओ। डिस्प्लेसमेंट अगर आप निकालोगे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए से बी को ज्वाइन करवाना पड़ेगा, ए से बी को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। अब कुछ लोगों ने क्या तिगड़म लगाया होगा कि ए से बी को जब हम ज्वाइन करेंगे तो इसी लाइन के अलोंग जाएगा। मैक्सिमम बच्चे जो करते हैं वो यही गलती करते हैं कि वो क्या करते हैं, जब ज्वाइन करते हैं ना तो वो सोचते हैं कि ये जिस लाइन के अलोंग ये जा रही है रेशमा उसी लाइन पे ये जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्टली, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब ये है हमारा 100 मीटर, ये कितना दिया हुआ था हमें, 100 मीटर ये था। अब हमें निकालना है कि इसकी लेंथ कितनी आएगी, ए से बी को जो हमने ज्वाइन किया है इसकी लेंथ कैसे कितनी आएगी। तो अगर ये 100 मीटर है तो यहाँ से अगर मैं इसको मिला दूँ तो आप बताओ 100 ये कितना मिलेगा, 100 साइन 37, साइन 37 कितना मिलता है आपको बताओ आप, 3/5, तो ये कितना मिल जाएगा, 60 मिल जाएगा, 60 मीटर इसकी लेंथ। और ये लेंथ कितनी मिल जाएगी आपको, 80 मीटर। कैसे मैंने निकाला, इस तरीके से निकाला, ये 37 डिग्री है, ये है 100, इसको मैंने मान लिया x, इसको मैंने मान लिया x और इसको मैंने मान लिया y। तो साइन 37 कितना आएगा, y/100, ठीक है। तो अगर मैं y लिखूं तो 100 इंटू साइन 37, साइन 37 की वैल्यू कितनी होती है, 3/5, यही तो होती है। तो 20 क्रॉस 3 तो कितना आ गया, 60। उसी तरीके से जब आप x निकालोगे तो cos 37 इंटू 100, यही तो मिलेगा, cos 37 4/5 इंटू 100 तो कितना मिल जाएगा बताओ, 80 मिल जाएगा। वही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो ये 80 हो गया और ये 60 हो गया। अब अगर आप यहाँ से आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, ऐसे बनाओ आप, ठीक है। तो आप बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी रहेगी, ये वाली डिस्टेंस कितनी रहेगी बताओ आप। 100 मीटर ये है और 60 मीटर ये है, तो कितना हो गया ये 160 मीटर, समझ आया आपको, 160 मीटर हो गया। अब इसके बाद अगर आपको ये डिस्टेंस देखो, ये डिस्टेंस कितनी है 80 मीटर, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी है 80 मीटर और ये डिस्टेंस कितनी है 200 मीटर, यही तो है। तो अब अगर आप यहाँ से यहाँ की टोटल डिस्टेंस देख लो, यहाँ से यहाँ की टोटल डिस्टेंस देख लो, यहाँ से आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा मैं सोच रहा हूँ, है ना, इसलिए मैंने रब कर दिया। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, ये 280 मीटर मिल जाएगा। अब बताओ अगर मैं इस वाले ट्रायंगल को देखूं, ये बड़े वाले ट्रायंगल को, इस वाले ट्रायंगल को देखूं तो ए बी मेरा क्या है, इसका हाइपोटेनस है। तो अगर मुझे ए बी निकालना है तो मैं क्या करूंगा, रूट अंडर 280 स्क्वायर प्लस 160 स्क्वायर
यही तो मिलेगा मुझे, है ना। अब यहाँ पे बताओ कितना मिल जाएगा, 280 स्क्वायर और 160 स्क्वायर। तो इसको आप क्या कर सकते हो, 40 स्क्वायर यहाँ से मिल जाएगा और यहाँ से अगर आप निकालना चाहो तो कितना मिल जाएगा 40। तो यहाँ से आप 40 कॉमन ले लो। यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हो बताओ आप, इसको अगर लिखना हुआ तो इसको आप लिख सकते हो 40 इंटू 7, यही तो आएगा 40 इंटू 7 स्क्वायर, प्लस इसको आप क्या लिख सकते हो 40 इंटू 4 स्क्वायर। ये कर सकते हो, आप कर सकते हो 40 इंटू, तो 40 आपका स्क्वायर यहाँ से, 40 स्क्वायर यहाँ से कॉमन आएगा, तो आप 40 को आप बाहर निकाल लो और अंदर में कितना बच जाएगा 49 प्लस 16, ठीक है। अब बताओ, अब डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा बताओ आप, डिस्प्लेसमेंट अब अगर आपको निकालना है तो कितना आएगा 40 रूट अंडर कितना हो गया 49 प्लस 16, तो इससे आप करोगे 55, 65 हो जाएगा। ये कितना हो गया 65 मीटर। ये आपका आ गया रेशमा का क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया, ठीक है। तो आप फटाफट इसको नोट डाउन करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो कर लिया होगा आपने, अब मैं रब कर रहा हूं इसको। एक और क्वेश्चन इस पे देखते हैं, फिर हम लोग आ जाएंगे अपना वेलोसिटी और स्पीड पे, ठीक है। वेलोसिटी और स्पीड निकालना हम लोग देखेंगे इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन 3 था आपका। अब हम क्या करते हैं, जो भी क्वेश्चन है आप लिख लेना। तो इसमें क्या दिया हुआ है, ये आपकी क्लॉक है, ठीक है ना, क्लॉक है। क्लॉक पे आप जानते हो यहाँ 6 होता है और यहाँ 12 होता है, यहाँ क्या होता है 9 होता है, 3 होता है और यहाँ पे क्या होता है 9 होता है, ठीक है, यही होता है। और यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 11, ऐसे ही होती है क्लॉक आपकी, ठीक है ना। तो अगर हम मिनट हैंड की, ये हमारी मिनट हैंड है, ठीक है, जो हम क्या निकाल रहे हैं, इस मिनट हैंड का डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस निकालेंगे। मिनट हैंड हमारी जो है उसकी लेंथ है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर की हमारी मिनट हैंड है, 2 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो आपको बताना है कि 12 o'clock से 12:15 में मिनट हैंड का 12 o'clock से 12:15 तक जाने में, 12 से 12:15 तक जाने में व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ऑफ मिनट हैंड, ठीक है। 12 से 12:15 तक जाने में आपको बताना है उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा मिनट हैंड के टिप का, मिनट हैंड टिप, ठीक है ना, मिनट हैंड के टिप का कितना डिस्प्लेसमेंट और कितना डिस्टेंस होगा ये आपको बताना है। तो फटाफट आप इसको सॉल्व करो, फिर मैं आपको आंसर बताता हूं। चलो कर लिया होगा, अब मैं इसका सलूशन बताता हूं आपको। देखो अगर ये 12 पे था तो मिनट हैंड एग्जैक्टली 12 को पॉइंट कर रहा होगा जब 12 o'clock टाइम रहा होगा। जब 12:15 हुआ होगा तो मिनट हैंड कहाँ पे आ गया होगा 3 पे आ गया होगा, यही तो आया होगा। तो अगर हम ये वाली डिस्टेंस निकाल लें, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस हमें क्या देगी, इसका डिस्प्लेसमेंट देगी। और अगर हम ये सर्कुलर डिस्प्लेसमेंट निकाल लें, ये वाला डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ये वाला निकाल लें, तो टिप आपका इसी पे मूव किया होगा, इसी लाइन के अलोंग, है ना। तो अगर आप इसका डिस्टेंस निकालते हो, डिस्टेंस सबसे पहले हम देखते हैं इसका डिस्टेंस कितना आया होगा। तो
तो अगर ये टोटल मूव करता तो इसकी डिस्टेंस कितनी आती, 2πr आती, क्योंकि आप सर्कमफेरेंस आप जानते हो कितना होता है, 2πr होता है, 2πr आती। लेकिन ये कितना मूव किया, उसका 1/4 मूव किया, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 4 पार्ट इसमें बन रहे हैं, तो ये 1/4 मूव किया, तो 2πr/4 आएगा, यही तो आएगा 2πr/4। अब यहां से बताओ, अगर डिस्टेंस आपको निकालनी है तो कितना मिल जाएगा बताओ आप, π/2 इंटू आर की वैल्यू, आर की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, 2 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू, यही तो आर होगी, यही तो जो इसकी लेंथ है यही तो आर की वैल्यू होगी आपकी। तो यहां से अगर आप निकालोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना मिल गया हमें, पाई सेंटीमीटर। ये क्या आ गई, हमें डिस्टेंस मिल गई इसकी, जितना इसने डिस्टेंस कवर किया। अब इसका हमें डिस्प्लेसमेंट बताना है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करेंगे हम, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, यही तो करेंगे। इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर अगर हम कर दें तो ये बेस है, ये हाइपोटेनस, ये हमारा हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस पाना है तो बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर करके आप ऐड करते हो तो कितना मिलेगा, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर सेंटीमीटर में मिलेगा। तो कितना मिल गया बताओ आप, 2 आपका बाहर आ गया, 2√2 सेंटीमीटर आ गया। ये क्या आ गया आपका, डिस्प्लेसमेंट आ गया। समझ आया आपको? तो इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग मूव करेंगे आगे इसके। चलो कर लिया होगा, अब मैं रब कर रहा हूं इसको। इस पे और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं क्लॉक पे, तो वो आप देखोगे कि आपको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। सिंपल इसी टाइप से बनेंगे, जो भी बनेंगे उसमें आपको देखना पड़ेगा कि आप क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और आपको कैसे सॉल्व करना है। अब हम देखते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है। इंस्टेंटेनियस, इसके पहले मैं आपको बता दूं, 2 चीजें आप नोट कर लो यहां पे, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, किस टाइप की क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या है आपकी, वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और डिस्टेंस के बारे में आप लिख लो, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, इसका भी यूनिट सेम होता है, एसआई यूनिट मैं ये बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। तो आप कंफ्यूज मत करना, ये सीजीएस यूनिट नहीं है। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, इसका भी यूनिट क्या होता है, एम, जिसको हम क्या बोलते हैं, मीटर, ठीक है, ठीक है। और डिस्टेंस किस टाइप की क्वांटिटी है, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अब स्केलर वेक्टर क्या होता है, ये मैंने आपको वेक्टर में पढ़ाया हुआ है कि ये सब क्या होता है, ठीक है। तो इसको फटाफट नोट डाउन करो, फिर हम लोग देखते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। चलो कर लिया होगा आपने, अब मैं रब कर रहा हूं। अब हम देखते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसका अगर मैं डेफिनेशन आपके लिए लिखूं तो क्या होगी इसकी डेफिनेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ displacement, the rate of change of displacement with respect to time is called instantaneous velocity।
वेलोसिटी, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं v के ऊपर हम एक वेक्टर साइन लगा देते हैं, इसको हम बोलते हैं v वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। तो ये क्या है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये क्या है आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी बोलने का मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और इसकी डायरेक्शन भी होती है, और ये वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो भी करता है, ठीक है ना। तो ये आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट अगर हम लिखें तो इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, क्या बोलते हैं, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर इसका मैं फॉर्मूला आपको लिखूं v वेक्टर का, तो क्या होता है ds वेक्टर बाई dt, जहां पे s वेक्टर क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसी को आप dr बाई dt भी लिख सकते हो, dr वेक्टर बाई dt भी लिख सकते हो, जहां पे r आपको क्या बोला जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। तो दोनों सही है। तो s वेक्टर क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, और t क्या है, टाइम है। तो अगर आप वेलोसिटी आपको निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। अब ये डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये आप बेसिक मैथमेटिक्स में देख सकते हो, लेक्चर अपलोड हो चुका है, वहां पे आपको डिफरेंशिएशन में हमने बहुत सारी चीजें कराई हुई हैं, तो वहां से आप कर सकते हो। और यहाँ पे भी जहां भी क्वेश्चन आएगा मैं आपको बताते हुए चलूंगा। तो ये क्या होती है, हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, ठीक है ना। तो इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो कर लिया होगा, अब मैं इसको रब कर रहा हूं। अब हम लोग देखते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, द रेट ऑफ change of distance, the rate of change of distance is called instantaneous change, the rate of change of distance with respect to time is called इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है ना। तो इसका यूनिट क्या होता है, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये जो होता है v वेक्टर का ही अगर हम मैग्नीट्यूड निकाल लें तो वही क्या होता है, हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाता है। अगर किसी भी मोमेंट पे हम निकाल लें, जैसे हमारा v वेक्टर है, इसका अगर हम मैग्नीट्यूड निकाल लें तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, स्पीड बोल देते हैं, ठीक है। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो स्पीड क्या होती है, हमारी स्पीड होती है ds बाई dt, जहां पे s क्या है आपका डिस्टेंस है, ठीक है। इसको इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, s डिस्टेंस है और इसका मैग्नीट्यूड अगर हम निकाल लें तो वही स्पीड के बराबर होता है, अगर हम वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल लें। अब इसका अगर यूनिट की बात करें, यूनिट इसका क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये क्या होती है, आपकी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो इस तरीके से हम मेजर करते हैं, ये क्या आती है, स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है।
अब देखो इसको बोलने का मेरा मतलब क्या हुआ, देखो वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे, जैसे मैंने आपको जब डिफरेंशिएशन बताया था तो उसमें बताया था मैंने कि आपकी अगर 18th बर्थडे पे हाइट आपकी बढ़ के 12 सेंटीमीटर अगर बढ़ गई, तो वो अगर आप 1 सेकेंड पे या बहुत ही माइन्यूट टाइम इंटरवल पे आप देखोगे तो रेट ऑफ चेंज क्या आता है, dh/dt आता है। आपके हाइट का जो होता है वो डिफरेंशिएशन हम करके निकालते हैं, ठीक है। उसी तरीके से किसी मोमेंट पे कोई ऑब्जेक्ट किस स्पीड से मूव कर रहा है या क्या उसकी वेलोसिटी है, इसको हम कैसे निकालते हैं, उसका डिफरेंशिएशन करके निकालते हैं कि क्या उसकी स्पीड या वेलोसिटी होगी। तो किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट में वो कितना तेजी से चल रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसकी वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं या इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। समझ आया आपको? किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे, जैसे क्या होता है कोई टाइम इंटरवल आपको दिया हुआ है तो उसमें आप निकाल सकते हो कि 1 मिनट के इंटरवल में एक कार ने जो है 1 मिनट के इंटरवल में 500 मीटर की डिस्टेंस कवर की, ठीक है। तो उससे आप निकाल लोगे कि उसकी वेलोसिटी या स्पीड कितनी रही होगी। ये तो आपने एक टाइम के लिए निकाला जिसके लिए आपको एक इंटरवल दिया हुआ है। अब उसी इंटरवल को मैं घटाते हुए इतना ज्यादा छोटा कर दूं कि वो एक मोमेंट बन जाए। एक पर्टिकुलर मोमेंट पे अगर आपसे पूछा जाए कि क्या उसकी स्पीड है या वेलोसिटी है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो। अब से अगर मैं कहीं पे v लिखता हूं, कहीं पे भी अगर मैंने v लिख दिया, इसका मतलब आप समझोगे कि ये क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ठीक है। v वेक्टर लिख दिया या v मैंने लिख दिया तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है या आप इसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी समझोगे, ठीक है। अगर कहीं पे भी मैंने v लिखा है अब से, ठीक है, अब से आप जब भी मेरा लेक्चर देखोगे तो अगर मैंने कहीं v लिखा है तो उसको आप क्या समझोगे कि वो हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड है, ठीक है। तो इसको आप फटाफट नोट डाउन करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो कर लिया होगा, अब मैं इसको रब कर रहा हूं। अब हम देखते हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। पहले हम देखते हैं एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी, the ratio of total displacement with total time taken is called एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो अगर मैं एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखूं v एवरेज, तो क्या होगा इसमें, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन का क्या मतलब हुआ, इतना जो डिस्प्लेसमेंट मैंने ऊपर लिखा है उतना डिस्प्लेसमेंट होने में टोटल कितना टाइम लगा। जैसे अगर 10 मिनट में इसने इतना डिस्प्लेसमेंट कवर किया जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, मान लो 10 मिनट में उसने 1000 मीटर कवर किया, 1 किलोमीटर उसने कवर किया, तो उसको आप 1 किलोमीटर को आप 10 मिनट से आप डिवाइड करोगे तब आपको क्या मिलेगी, एवरेज वेलोसिटी मिलेगी, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी को हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज वेलोसिटी। तो अगर कहीं पे इस टाइप से दिया हुआ है तो आपको कंफ्यूज नहीं करना, ये भी आपका क्या है, एवरेज वेलोसिटी। इसका भी यूनिट सेम होता है जो आपका वेलोसिटी का यूनिट होता है, और ये भी क्या है, आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना।
एवरेज वेलोसिटी की अगर बात करो आप, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। अभी अब से आप ध्यान रखो, अगर कहीं पे भी आपको, कहीं पे भी, मैं हर जगह की बात कर रहा हूं, कहीं पे भी अगर आपसे पूछा गया कि एवरेज वेलोसिटी आपको निकालनी है, तो आप सिर्फ एक हैबिट बनाओगे, हमेशा आप यही फॉर्मूला यूज करोगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। इसके अलावा और कोई फॉर्मूला आप याद नहीं करोगे एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए। अभी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले आ जाएंगे, तो कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि यही फॉर्मूला लगा के फटाफट एवरेज वेलोसिटी निकाल ली जाए, लेकिन वो गलती करते हैं उस फॉर्मूले को लगाने में, ठीक है ना। तो अगर आपको फॉर्मूला लगाना है तो एवरेज वेलोसिटी के लिए सिर्फ और सिर्फ आप यही फॉर्मूला हर जगह यूज करोगे अगर आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी हुई तो, ठीक है ना। तो एवरेज वेलोसिटी आपको निकालनी है तो आप यही फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है। तो इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर उसके बाद मैं आपको एवरेज स्पीड बताता हूं। चलो कर लिया होगा, अब मैं रब कर रहा हूं इसको। अब मैं बताता हूं आपको एवरेज स्पीड क्या होती है। एवरेज स्पीड, बस आप जहां पे डिस्प्लेसमेंट लिखो वहीं पे डिस्टेंस कर दो, बस और कुछ नहीं करना है। एवरेज स्पीड, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड with total time taken is called average speed। एवरेज स्पीड अगर आपको निकालना है, एवरेज स्पीड, तो फॉर्मूला क्या है आपका, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। इसके लिए भी आप सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखोगे जो मैं आपको यहां पे बताया हूं। सिर्फ और सिर्फ एवरेज स्पीड के लिए आप यही फॉर्मूला लगाओगे और कोई भी फॉर्मूला आप याद नहीं करोगे, ठीक है ना। आप हर जगह इसी से निकालोगे एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी क्या आती है, ठीक है। ये आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर कहीं मैं v, वहां पे मैं वेक्टर दिखा रहा था, कहीं पे अगर मैं सिर्फ v ऐसे दिखा दूं तो इसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज स्पीड बोल देते हैं, ठीक है। सिर्फ v मैं दिखा दूं, वेक्टर ना दिखाऊं इसके ऊपर, तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, एवरेज स्पीड बोलते हैं, ठीक है। तो अगर कहीं ये सिंबल दिया हुआ है तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है, तो इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पे, ठीक है ना। चलो कर लिया होगा, अब मैं रब करता हूं इसको। अब हम लोग इस पे क्वेश्चन देखते हैं एक दो कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, कोई एक आदमी है जो t टाइम के लिए v1 वेलोसिटी से चलता है, t टाइम के लिए v1 वेलोसिटी से चला और a से b पे पहुंच गया, ठीक है, t टाइम के लिए। फिर नेक्स्ट t टाइम के लिए वो v2 वेलोसिटी से चला और पॉइंट c पे पहुंच गया। तो आपको बताना है a टू c जाने में उसकी एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड क्या रही, एवरेज वेलोसिटी क्या है, A से C तक जाने में एवरेज वेलोसिटी क्या है। आप ट्राई करो, फिर मैं बताता हूं आपको। चलो कर लिया होगा आपने। अब देखो, अगर आपको एवरेज स्पीड अगर आपको पता है तो क्या होता है, वेलोसिटी आपका क्या होता है, v इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यही तो होता है, ds बाई dt डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, v आपका यही होता है। तो
टाइम आपका दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है, क्योंकि आपको फॉर्मूला लगाना है एवरेज वेलोसिटी का टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन, यही तो लगाना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन लगाना है आपको। तो आप पहले डिस्प्लेसमेंट, आपको नहीं पता है कि इसका डिस्प्लेसमेंट ए से सी तक जाने में कितना हुआ, तो आप सबसे पहले उसको निकालोगे। तो आप क्या फॉर्मूला लगाओगे, v इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो यहाँ पे आप रख दो, पहले वेलोसिटी इसकी कितनी है, v1 है, डिस्प्लेसमेंट मान लो इसका हुआ d1, d1 बाई टाइम इसको कितना लगा t, तो कितना आ गया, d1 की वैल्यू आपकी आ गई v1t, ठीक है। तो आपको यहां से यहां तक की डिस्प्लेसमेंट मिल गई v1t, है ना। अब आपको यहां से लेके यहां तक की भी डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तभी तो आप एवरेज का फॉर्मूला लगा पाओगे। तो अगर आपको निकालना हुआ d2 निकालना हुआ, तो दूसरी वाली वेलोसिटी v2 इंटू टी, तो d2 कितना मिल गया आपको, v2t। तो अगर आपको नेट डिस्प्लेसमेंट d निकालना है, तो d1 प्लस d2 कितना आ गया बताओ, v1t प्लस v2t, यही तो आया, ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, है ना। अब डिस्प्लेसमेंट मिल गया आपको, अब आपको टोटल टाइम देखना है, टोटल टाइम इसको कितना लगा, क्या देखना है आपको, टोटल टाइम, क्योंकि तभी आप फॉर्मूला लगा पाओगे। टोटल टाइम इसको कितना लगा, यहाँ पे t लगा और यहाँ पे t लगा, तो टोटल टाइम कितना लगा, t प्लस t दैट इज 2t। अब आप एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा दो, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट d डिवाइडेड बाय t टोटल टाइम टेकन, तो d आप रख दो यहाँ पे, इसको टोटल टाइम को आप कैपिटल T बोल दो, ठीक है। तो d की वैल्यू रख दो आप v1t प्लस v2t डिवाइडेड बाय 2t, ठीक है। तो कितना आ गया आपको, t आपका दोनों जगह से कैंसिल हो गया, v1 प्लस v2 बाई 2, ये v एवरेज का फॉर्मूला आ गया। कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, यही फॉर्मूला रट्टा मार लेते हैं और वो क्या करते हैं, हर जगह यही फॉर्मूला लगाने लगते हैं, इसी से हमारी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी v1 प्लस v2 बाई 2 से। लेकिन वो क्या करते हैं, गलत करते हैं, वैसा नहीं करना चाहिए, उससे आपको हर जगह नहीं मिलेगा। अभी देखो मैं आगे आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको पता लगेगा। चलो इसको आप कर लो फटाफट, नोट डाउन कर लो। चलो कर लिया होगा आपने, अब मैं रब कर रहा हूं। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, लीनियर मोशन ये भी है, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या दिया हुआ है, कोई एक ऑब्जेक्ट है जो A से B तक जाता है और S डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ये v1 वेलोसिटी से। नेक्स्ट वाली S डिस्टेंस C पॉइंट पे ये पहुंच जाता है, ये ट्रेवल करता है ये v2 वेलोसिटी से। पहली S डिस्टेंस इसने v1 वेलोसिटी से ट्रेवल की, दूसरी S डिस्टेंस इसने v2 वेलोसिटी से ट्रेवल की। तो आपको बताना है व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी आपको बताना है। अब मैं इसका सोल्यूशन आपको बताऊंगा, पहले आप ट्राई करो, ठीक है। पहले आप फटाफट ट्राई कर लो, फिर मैं आपको बताता हूं। चलो कर लिया होगा। अब देखो मैं बताता हूं, अगर मैं अब टोटल डिस्प्लेसमेंट लिखूं, टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर मैं लिखूं d, तो कितना मिलेगा मुझे बताओ, s प्लस s, तो d कितना मिल गया मुझे, 2s मिल गया। इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे क्या पता है, v पता है, लेकिन मुझे टाइम नहीं पता है। मुझे क्या पता करना है, टाइम पता करना है, तभी मैं फॉर्मूला अपना लगा सकता हूं। तो मैं पहले टाइम पता करूंगा। तो मैंने माना इस यहां से b तक जाने में इसको t1 टाइम लगा और b से c तक जाने में इसको t2 टाइम लगा। तो मैं अगर t1 निकालूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, t1 इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई वेलोसिटी, यही तो होता है। डिस्प्लेसमेंट कितना है, s बाई v1, यही आएगा। वेलोसिटी इंटू टाइम करते हो तो डिस्प्लेसमेंट मिलता है, तो अगर वेलोसिटी से डिवाइड कर दोगे तो आपको टाइम मिल जाएगा। तो ये आ गया। अब अगर मैं t2 निकालूं, t2 कितना मिलेगा बताओ, s बाई v2 मिलेगा, s बाई v2 मिलेगा।
अब मैं अगर टोटल टाइम निकालूं, टोटल टाइम यहां से मैं निकालूं, टोटल टाइम टी कितना आएगा बताओ आप, एस T1 प्लस T2 आएगा, T1 प्लस T2 यही तो आएगा टोटल टाइम। तो आप इसको रख दो S बाई V1 प्लस S बाई V2, यही आ गया। अब आप फॉर्मूला लगा दो, एवरेज वेलोसिटी का आप फॉर्मूला लगा दो, तो क्या मिलेगा आपको, D डिवाइडेड विथ T कितना मिल गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 2S डिवाइडेड विथ टोटल टाइम आप रख दो S बाई V1 प्लस S बाई V2, है ना। अब क्या काम करो, आप S यहां से कॉमन ले लो, S आपने कॉमन ले लिया, पहले आप 2S लिखो, 2S डिवाइडेड विद S आपने कॉमन ले लिया, और यहां पे क्या कर दिया V1 प्लस V2 डिवाइडेड विद V1 V2 कर सकते हो। मैंने एलसीएम ले लिया V1 V2, तो यहाँ आ गया V2 और यहाँ आ गया V1, ठीक है। V1 प्लस V2 मिल गया मुझे। अब S से S मेरा कैंसिल हो गया और V1 V2 मेरा क्या चला गया, ऊपर चला गया। अब क्या आ जाएगा मुझे, 2V1 V2 बाई V1 प्लस V2। अब ये मुझे मिल गई एवरेज वेलोसिटी। अब देखो आप, अगर आपने वो फॉर्मूला रट्टा मार के रखा होता तो आपका ये आंसर गलत हो जाता, है ना। यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी क्या आ रही है, 2V1 V2 बाई V1 प्लस V2, ठीक है, समझ आया। तो इसको आप फटाफट नोट कर लो, फिर अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो कर लिया होगा, अब मैं इसको रब करता हूं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है आपका, एक ऑब्जेक्ट चलना शुरू करता है, ए से बी पे ये पहुंचता है, एस डिस्टेंस ये ट्रेवल करता है V1 वेलोसिटी से। बची हुई जो एस डिस्टेंस है, अगर ये सी पॉइंट पे पहुंचता है, मैंने माना कहाँ पहुंचता है, ये सी पॉइंट पे, तो बची हुई जो डिस्टेंस है, एस डिस्टेंस ये भी है, एस डिस्टेंस ये भी है, जो बची हुई एस डिस्टेंस है वो टी टाइम तक ये ट्रेवल करता है V2 वेलोसिटी से, और दूसरे टी टाइम तक ये ट्रेवल करता है V3 वेलोसिटी से। देखो क्वेश्चन के पहले समझो, फिर आप लोग ट्राई करना। देखो क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट शुरू करता है ए से, और एस डिस्प्लेसमेंट ये ट्रेवल करता है V1 वेलोसिटी से और बी पे पहुंच जाता है, ठीक है। एस डिस्टेंस ट्रेवल करके ये बी पे पहुंच जाता है। अब बी से सी जाने में ये आधा टाइम, सपोज इसको 10 मिनट अगर टोटल लग रहा है, तो 5 मिनट के लिए ये V2 से चलता है, और बचे हुए 5 मिनट के लिए ये V3 से चलता है। कैसे चलता है, ये V2 से और V3 से चलता है, तो ये पहुंच जाता है C पे, और ये टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है इसका 2S। तो इसके लिए आपको बताना है व्हाट इज एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट की आपको क्या बतानी है, एवरेज स्पीड बतानी है। तो आप ट्राई करो, फिर मैं आपको बताता हूं। चलो कर लिया होगा आपने। अब मैं देखो यहां पे आपको बताता हूं। पहले के लिए आप टाइम मान लो, पहले के लिए मान लो ये टाइम लगा T1, तो इसको पहले आप टोटल डिस्प्लेसमेंट इसका लिख लो, D कितना आएगा, S प्लस S दैट इज 2S मिल गया हमें डिस्प्लेसमेंट। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। अब आपका टारगेट है टोटल टाइम निकालना, ठीक है ना, टोटल टाइम निकालना ये आपका टारगेट है। तो यहां इसको T1 टाइम लगा, तो अगर आप T1 लिखोगे तो T1 को आप क्या लिख सकते हो, S बाई V1 लिख सकते हो, आप S बाई V1 लिख सकते हो। यहाँ पे S डिस्प्लेसमेंट गया और इसकी वेलोसिटी क्या है, V1 है। अब आप T कैसे निकालोगे, अगर आप 2T और निकाल लो तो T1 में 2T अगर आप ऐड कर दोगे तो आपको टोटल टाइम भी मिल जाएगा, है ना। अब आपका टारगेट है T को निकालना। तो अगर मैं यहां से देखूं, ये डिस्प्लेसमेंट कितना है, S डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करने में इसको कितना टाइम लगा, V2T प्लस V3T
अगर मैं ये लिखूं तो क्या गलत होगा, ये t टाइम तक v2 से चला तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया होगा, v2 इंटू टी, और यहाँ पे कितना हो गया v3 इंटू टी। और अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो वो s के बराबर मिलेगा, मुझे मिलेगा s इक्वल टू v2 टी प्लस v3 टी, इसमें कोई गलती नहीं है। तो अगर मैं t की वैल्यू निकालूं तो कितना मिल जाएगा मुझे, s डिवाइडेड विद v2 प्लस v3, यही तो मिलेगा। अब मैं क्या करूं, टोटल टाइम निकाल लूं, t मेरा टोटल टाइम है, t टोटल टाइम मुझे कितना मिलेगा, t1 प्लस 2 टाइम ऑफ t, 2 टाइम ऑफ स्मॉल t, यही तो मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल t। तो यहां पे क्या मिल जाएगा, s बाई v1 कितना मिलेगा, s बाई v1 और प्लस 2 टाइम्स ऑफ ये कितना मिलेगा, s बाई v2 प्लस v3, s बाई v2 प्लस v3, यही तो मिलेगा। अब आपको टाइम भी मिल गया s के फॉर्मेट में। अब आप फॉर्मूला लगा सकते हो, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब आप फॉर्मूला लगा सकते हो v एवरेज, एवरेज स्पीड का अब आप फॉर्मूला अगर लगाओगे तो क्या मिलेगा बताओ आप, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 2s डिवाइडेड विद टोटल टाइम टेकन s बाई v1 प्लस 2s बाई v2 प्लस v3, यही तो मिला 2s बाई v2 प्लस v3, यही तो मिला ना। अब यहां से क्या काम करो, आप s कॉमन ले लो, s कॉमन लेके आप कट कर दो यहां से, तो कितना मिलेगा 2 डिवाइडेड विथ 1 बाई v1 प्लस 2 बाई v2 प्लस v3, यही तो मिलेगा। अब यहां से आप इसको एलसीएम ले लो तो कितना मिल जाएगा बताओ आप, 2 बाई, इसको आप एलसीएम लोगे तो कितना मिलेगा, v1 इंटू v2 प्लस v3, ये मिल जाएगा। अब यहां से कितना मिल जाएगा, यहां पे v2 प्लस v3 प्लस 2v1, v2 प्लस v3 प्लस 2v1, ये मिल जाएगा। अब आप यहां से निकालो तो कितना मिल जाएगा, 2v1 v2 प्लस v3 डिवाइडेड विथ 2v1 प्लस v2 प्लस v3, ये आपका आ गया v एवरेज की ये वैल्यू आ गई, ठीक है ना। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, फटाफट नोट कर लो इसको। चलो कर लिया होगा, अब मैं इसको रब कर रहा हूं। अब हम लोग इस पे एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्लॉक वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ सेकंड हैंड, सेकंड वाला जो हैंड है, सेकंड वाला जो क्लॉक है, ऑफ द टिप ऑफ सेकंड हैंड, ऑफ द टिप ऑफ सेकंड हैंड in the clock, if it moves from 12 to 3 in the clock, ठीक है ना। क्लॉक में ये 12 से 3 पे मूव करता है, ठीक है, 12 से 3 पे मूव करता है सेकंड हैंड। तो आपको बताना है इसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, इसके टिप की लेंथ दिया हुआ है, लेंथ ऑफ सेकंड हैंड इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आपको लेंथ दिया हुआ है। अब आप फटाफट इसको सॉल्व करो और बताओ मुझे कि क्या वैल्यू आएगी।
चलो कर लिया होगा आपने। अब मैं इसको बताता हूँ आपको, देखो ये आपकी एक क्लॉक है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक सेकंड हैंड आपका मूव करता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक मूव करने में इसको कितना सेकंड लगा होगा? अगर मैं टाइम निकालूं तो इसको 15 सेकंड लगा होगा। 15 सेकंड यहाँ, 15 सेकंड यहाँ, 30, 45 और 60, टोटल 60 सेकंड में ये मूव कर जाता है यहाँ से यहाँ तक। तो 1 क्वार्टर मूव करने में इसको कितना लगा होगा? 15 सेकंड लगा होगा। अब अगर मैं इसका डिस्टेंस निकालूं, डिस्टेंस तो कितना आता है बताओ आप? 2 पाई आर डिवाइडेड विद 4, यही तो आता है। तो कितना मिलता है आपको? 2 पाई आर की वैल्यू 4 सेंटीमीटर डिवाइडेड विद 4, ये कट गया, कितना मिल गया आपको? 2 पाई सेंटीमीटर। और अगर आपको इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना हुआ, डिस्प्लेसमेंट, तो कितना मिलेगा आपको? 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, क्योंकि ये हैंड आपका यहाँ पे है और अब आपका यहाँ पे पहुँच गया, तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट ही तो होगा, है ना। और डिस्टेंस कौन सा होगा? जो ये ऐसे ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, इस पाथ पे जो ये चल रहा है वो क्या होगा? इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। तो ये कितना मिल जाएगा? 4√2, 4√2 मिल गया। अब आपको बतानी एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड कितनी आएगी बताओ आप? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस कितना लगा? 2 पाई सेंटीमीटर डिवाइडेड विद 15 सेकेंड लगा, ठीक है। तो कितना आया बताओ आप? 2 पाई बाई 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसको अगर आपको मीटर पर सेकेंड में बदलना है तो आप 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब आपको निकालना है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी कितना आएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 4√2 डिवाइडेड विथ 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आ गई इसकी एवरेज वेलोसिटी। आप फटाफट नोट डाउन कर लो। चलो, तो आज हम लोग यहीं पे रहने देते हैं, आज का टॉपिक हम यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको क्या पढ़ना रहेगा? एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी एज ए वेरिएबल फंक्शन आपको दिया हुआ है, अगर वो टाइम के साथ वेरी करता है या डिस्प्लेसमेंट के साथ वेरी करता है, तब आप एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालोगे वो हम लोग सीखेंगे। एक्सीलरेशन देखेंगे और आगे की बहुत सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और अगर नहीं पसंद आता है तो वीडियो को डिसलाइक करो और कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ कि आपने डिसलाइक क्यों किया। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।